नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की नारी शक्ति को समर्पित हमारा ये दिन भर का कार्यक्रम जिसका नाम है शी। और आज हमने ऐसी बहुत सारी महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाई है जिन्होंने जिंदगी में एक मुकाम, ऊंचा मुकाम हासिल किया है, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। और आगे भी मैं आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाऊंगा, लेकिन उनके बारे में दो बातें। पहले तो कामयाब होना एक बात है, लेकिन अपनी शर्तों पर कामयाब होना ये दूसरी बात है। अपनी जिद पूरी करके कामयाब होना ये बिल्कुल अलग बात है। और ऐसी एक मेहमान आज हमारे साथ हैं। वो कंट्रोवर्सीज को चेस करती हैं या कंट्रोवर्सीज उनको चेस करती है, या आज हम जब बात करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। उन्होंने अपने लिए जो फील्ड चुनी, का जो कर्म क्षेत्र चुना, वहां तो अव्वल बनी ही। उसके बाद अब जब वो पब्लिक लाइफ में आई हैं, सार्वजनिक जीवन में, समाज सेवा के जीवन में आई हैं, तो वहां भी वो धूम मचा रही हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनका सफर जानेंगे, उसमें कितनी मुश्किलें थी ये जानेंगे, और आगे उन्होंने अपने लिए कौन सी मंजिल चुनी है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन दो लाइनें कही हैं कि वो कहानी ही क्या जिसमें कोई मिस्ट्री ना हो, और वो सितारा ही क्या जिसकी कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत जी। कंगना जी, मैंने क्वीन बोला है, कंट्रोवर्सी क्वीन नहीं बोला है। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आपकी फिल्म रिलीज हुई है, आप लोगों ने देखी, इमरजेंसी पिक्चर देखी आप लोगों ने। इस फिल्म के बहाने भी या इसके जरिए भी आपने अपनी इंडस्ट्री को सुना दिया। मैं देख रहा था एक पोस्ट आपकी जिसमें आपने ये लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री मस्ट कम आउट ऑफ इट्स हेट एंड प्रेजुडिसेस एंड एक्नॉलेज गुड वर्क। वेट, आप मेरा रिस्पांस, मेरा जो रिएक्शन है किस एक्शन पे है वो तो वो पूरी बात करूंगा। नहीं, वो बताइए ना, वो पढ़िए पहले। आप मेरी बात मत पढ़िए, मेरा वो जवाब है। आपकी तो तारीफ की थी, तो बात तो पढ़िए तो सही। संजय गुप्ता जी ने पढ़िए तो सही उसको। नहीं, संजय जी ने आपकी फिल्म की बहुत तारीफ की और उन्होंने ये लिखा था, पूरा आर्टिकल है, उन्होंने ये लिखा था कि मैं फिल्म नहीं देखने वाला था क्योंकि मैं एक माइंडसेट था मेरा फिल्म को लेकर के, लेकिन मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, कि मुझे लगा कि ये एक तरह से बनी हुई फिल्म होगी जिसमें उसने, मतलब उनका कहने का मतलब यही कि मुझे पता था उसने क्या करना था, पर मुझे हैरानी हुई ये जानकर कि उसने वो नहीं किया जो मैंने सोचा था वो करेगी। ये लिखा था ना उन्होंने। हाँ। अब मेरा आप जवाब पढ़िए। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा था कि वो एक आपकी फ्रेटर्निटी के इंसान ने तारीफ करी कि फिल्म अच्छी है, मैंने देखी, और आपने उसमें ये लिखा कि भाई अपनी हेट्रेड से बाहर आओ फिल्म इंडस्ट्री वालों। और आपने संजय गुप्ता जी का थैंक्स किया जिन्होंने ये पोस्ट लिखा था। माय मैसेज टू ऑल फिल्मी इंटेलेक्चुअल्स, नेवर कीप एनी नोशंस अबाउट मी। मुझे समझने की कोशिश भी मत करना, मैं पहुंच से बहुत बाहर हूं। ये क्यों? एग्जैक्टली उन्होंने ऑलरेडी खुद वो मान रहे हैं कि मैंने जो समझा था आप वो करेंगी, आपने वो तो किया नहीं। तो आप मुझे समझने की कोशिश कर क्यों रहे हैं जब आप ऐसे मुंह की खा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमने मुंह की खाई। तो इसी के बारे में इस तरह के प्रीकंसीव्ड नोशंस रखना, वो भी नेगेटिव रखना। अगर पॉजिटिव हो तो मैं कहूंगी कि हाँ यार, मेरे बारे में अच्छा सोचा था, अच्छे ख्यालात थे इनके, मैं उनके ख्यालों पे खरी नहीं उतर पाई। नेगेटिव ही हमेशा मेरे बारे में सोचना, नकारात्मक सोचना, ये कोशिश करनी और ये इच्छा करनी कि ये फेल हो जाती, ये नहीं चल पाती, हमें पता है इसने क्या किया होता। तुम्हें कैसे पता होता कि मैंने क्या किया होता? तुम्हें क्या, तुम्हारे में उस तरह की बुद्धिमत्ता है कि तुम मेरी बुद्धि को समझ सको? अगर हम लोग किसी का बर्ड व्यू लेते हैं तो वी हैव टू हैव अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंडेड विजन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। हाउ कैन यू हैव एक्सपेंडेड विजन ऑफ माय इंटेलेक्ट? हाउ? आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं? किस तरह की आप फिल्में बनाते हैं? हाउ कैन यू क्लेम दैट यू हैव एन एक्सपेंडेड POV और दृष्टिकोण ऑफ माई इंटेलेक्ट? सो आई वॉन्ट फिल्म इंडस्ट्री पीपल, जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, जिस तरह की वो कहानियां लिखते हैं, किरदार लिखते हैं, अगर वो मेरे ऊपर किसी तरह का कोई प्रीकंसीव नोशंस ना रखें, ये ना सोचें कि हमें पता है ये क्या करेगी, हम इसकी बुद्धि को समझते हैं, हमें पता है इसकी लिमिट्स क्या हैं, हमें पता है ये कहाँ तक बना सकती है, कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है। अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो उनको इतना अपमान भी नहीं झेलना पड़ेगा। शायद उनको मतलब एक सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है किसी की कि भी अब आप बीजेपी की सांसद हैं और आप इंदिरा गांधी पे फिल्म बना रही हैं, तो इंदिरा गांधी की तारीफ तो करेंगी नहीं,
ये चीज कोई आदमी सोच सकता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई इलॉजिकल थॉट है, क्योंकि हमने देखा है नहीं, ज्यादातर चापलूस तो यही सोचेंगे, जो चापलूस हैं वो तो यही सोचेंगे कि भाई अब जो सरकार है उसकी चाटुकारिता तो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपके जो मास्टर्स हैं वो आपको जो है कभी भी निकाल देंगे, या कोई किसी तरह के आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, या कुछ और भी फेवर्स मिल रहे होंगे वो नहीं मिलेंगे, या आप उनकी नजर में खटकने लगेंगे। ऐसा आपकी नेचुरली सी बात है, अगर आपकी ऐसी सोच है, पर्सनालिटी है, आप मेरे बारे में ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन टू बर्स्ट योर बबल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरी पार्टी में अभिव्यक्ति के लिए कभी ये महसूस नहीं होता कि शायद ये सुनना चाहते हैं तो मैं ये कहूं तो मैं इनकी फेवरेट बन जाऊं, तो मैं इनके टॉप बुक्स में आ जाऊं, तो मुझे कुछ और फेवर्स मिले, तो मुझे कुछ और जो है वो मिले, फंडिंग मिले, या किसी और तरीके के, वो ऐसा कुछ नहीं है हमारी पार्टी में। लेकिन आपकी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट में मिलने में तो बहुत देर हुई। आपको शायद उम्मीद नहीं थी कि इसमें वक्त लगेगा ऐसा, क्योंकि आप फिल्म बना चुकी थी, रिलीज डेट के बारे में बात होने लगी थी, लेकिन फिर काफी महीने वो प्रक्रिया चलती रही और वो टल गई। फिर उस पर ये भी हुआ कि भाई आप ये दिखाएं या ये ना दिखाएं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपको? नहीं, महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे आज तक फिल्म नहीं बनी, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये सब्जेक्ट है। कमिंग टू के इतने सेंसिटिव मैटर को किस तरह से पेश करना है, किस तरह से प्रस्तुत करना है, और खासकर एक टाइम पे तो ये भी बात थी कि ऑथेंटिसिटी से आगे जाकर आप एक कलाकार होने के नाते आप सोचते हैं कि अगर हम ऑथेंटिक है तो दैट इज इनफ, और हम सच बता रहे हैं ये, सो दैट इज इनफ। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिन्होंने इतना लोगों को भटका दिया है, भड़का दिया है, वो पूरी फिल्म अगर देखे ही ना, किसी पे किसी तरह का कोई अटैक हो जाए, किसी पे किसी तरह का कोई वो हो जाए, तो इस तरह के कई मैटर्स थे। क्योंकि फिल्म को लेके इतनी अफवाहें हो चुकी थी, इतनी अफवाहें उड़ाई दे चुकी थी कि हम कितना भी समझा रहे हैं, अब आपने फिल्म देखी, उसमें क्या कंट्रोवर्शियल? मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं, कितना भी समझाएं, कितना भी करें, और आपको पता है कितने ग्रुप्स ने वो फिल्म देखी। मुझे धमकाया भी गया कि आप भिंडरनवाला को तो दिखा ही नहीं सकते, आप दिखा ही नहीं सकते। मतलब वो था या नहीं था वो बात अलग है, बात यह है कि आप दिखा नहीं सकते उसको, आप दिखा के दिखाइए। जब कोई ऐसे बात करता है तो कहाँ रह जाती है सेंसर, कहाँ रह जाती है कानून व्यवस्थाएं, कहाँ रह जाती हैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो इस तरह के कई ये थ्रेट्स दी गई थी आपको, मतलब आप? ऑफ कोर्स, अच्छा। मुझ पे हमला हुआ था एयरपोर्ट पे, उस टाइम पे भी मुझ पे हमला हुआ था, वो भी इसी चीज को लेकर हुआ था। स्ट्रांग वुमन, आप एक और स्ट्रांग वुमन के बारे में आपने एक बायोपिक बनाई, इंदिरा गांधी जी के बारे में, और उस फिल्म में आपने जो उनका अच्छा काम था उसका भी जिक्र किया है, और फिर बाद में कैसे पॉलिटिकली कुछ फैसले जो थे उनके गलत हुए, इमरजेंसी लगी, उसके बारे में आपने सब कुछ दिखाया है। आपको आपकी पार्टी में कभी किसी ने नहीं बोला कि अरे कंगना तुमने तो उनको वहां देखो, तुमने उनको अच्छी लाइट पे दिखा दिया इंदिरा गांधी को? डेफिनेटली ऐसा नहीं कि पार्टी के कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नाखुश हैं उनके करतूतों से, या जिन्होंने बहुत जो भुक्त भोगी रहे हुए हैं उनके जिस तरह से भी उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने खुद देख के ये बोला कि दिस इज द राइट डिपिक्शन। जो खुद भुक्त भोगी रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में इतनी मार खाई है, इतनी हड्डियां तुड़वाई हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस इज द राइट डिपिक्शन ऑफ मिसेस गांधी। क्योंकि ये बात सच है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि जो पूरे देश को लेके एक हमारी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, और जो कहते हैं ना नारा 400 पार से भी ज्यादा उनकी जो सीटें आई थी, तो उनके लिए जो है वो लोगों के दिल में जितनी नफरत थी, जितना एंग्स्ट था, उतनी ही प्यार भी था। एक इतना ज्यादा लव और हेट रिलेशनशिप था, और वो भी उसी टर्मोइल में थी। नहीं तो ऐसा क्या हो सकता है कि देश में ऑपोजिशन ही नहीं रहो, सबको उल्टा टांग के उन्होंने नोट डंडे मरवाए थे। तो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप जो था वो उन्होंने कहा ये पूरा अच्छे से डिपिक्ट हुआ है। और आई थिंक एक कलाकार के लिए और एक राजनेता होना एक अलग चीज है, लेकिन एक कलाकार होना एक अलग चीज है। और जब मैंने ये फिल्म बनाई भी थी तो मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज जब कांग्रेस पार्टी को देखती हैं और कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखती हैं, क्या वजह आपको लगती है उस ताकत के दौर से यहाँ कांग्रेस पार्टी आई है?
क्या बदल गया पार्टी में ऐसा? मैंने इस मैटर पे काफ़ी रिसर्च भी किया है और काफ़ी बनाया भी है, और जो मुझे कहना था इस मैटर पे मैंने कह ही दिया। ऊपर ऊपर से मेरा यही मानना है कि जो आज़ादी के बाद कुछ मिस्टेक्स हुए हमसे, वो जो जवाहरलाल नेहरू का जो मिस्टेक हुआ, पूरा ब्लड लाइन मिस्टेक है वो, उनका प्रधानमंत्री बनना। या इन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इन लोगों को सब प्लेटर पे मिला हुआ है। एंड दैट्स व्हाई इंदिरा गांधी जी कैन नॉट जस्टिफाई द रोल ऑफ अ लीडर द वे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते, या शास्त्री जी करते हैं। वो नहीं कर पाए। नेहरू जी को भी शामिल करती हैं आप? या क्योंकि वहां से ही वो पूरा मिस्टेक हुआ ना, वो तो हमने फिल्म में बहुत क्लियरली दिखाया है। नेहरू जी, देखिए अगेन आप लोग जाइए हिस्ट्री बुक्स पढ़िए, by the time he was completing his term, he was a very big failure, even so much so that his daughter washed her hands off his legacy, which is very evident even in her memoir, isn't it? It is very evident in her memoir. अभी आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, but it is very evident and everybody knows about it. Everybody knows about it. So let's not act surprised. Let's not act surprised. नेहरू जी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के एक आइकॉन थे। ये इस बात पर चर्चा कर सकते हैं मेरे परदादा जी के पास महात्मा गांधी के लिखे हुए 4-5 लेटर्स हैं। उस जनरेशन में सभी फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रीडम फाइटर थे, सभी, समस्त भारत, है ना। तो ठीक है, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि उनका कुछ दायित्व तो नहीं था। सबने अपना अपना रोल अदा किया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उनसे बेहतर लोग थे जो देश की बागडोर संभाल सकते, तो मैं कहूँगी हाँ। मैं पढ़ रहा था अपने इंटरव्यू में, जब राहुल गांधी के बारे में सवाल हुआ तो आपने कहा ये टॉम एंड जेरी देखते होंगे घर जाकर के, कैसे समझेंगे मेरी फिल्म को। वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुका है वो आदमी, तो आप उनको मतलब इतना लाइट वेट समझती हैं? राहुल गांधी इज अकॉर्डिंग टू मी इज अनडिजर्विंग ऑफ दैट पोजीशन, एंड उनको मिली है वो पोजीशन, फाइन, मिलती है लोगों को, ऐसा कोई गुनाह नहीं है। हर जगह हर दूसरे तीसरे इंसान को ऐसे प्रिविलेजेस मिलते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कितने ऐसे मम्मी के लाल हैं जिनको मिले हुए हैं, ठीक है, हिट भी है भाई, वो फिल्में भी दे रहे हैं, चला रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है, चलती है। अब उसको लेके आप उनको क्रूसीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, उनका वो जीवन है, उनको वो एक मिली है, जगह मिली है। तो मेरा उनके प्रति कोई मेरा ऐसा कोई कड़वाहट नहीं है, बट मुझे लगता है वो अनडिजर्विंग है। अब प्रियंका जी, अब तो वो आपकी पार्लियामेंट में साथ ही एमपी भी हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद है उनसे कि प्रियंका जी उनके आने से उनको लार्जर रोल शायद पार्टी में मिले और पार्टी के दिन बदले, कोई स्पार्क आपको उनमें दिखाओ। अब तो कई स्पीचेस होंगी उनकी। मैं तो कौन होती हूँ किसी में स्पार्क देखने वाली। आई एम माई सेल्फ वेरी न्यू टू दिस रोल एंड स्पेशली वेरी न्यू टू द पार्लियामेंट, और मुझे वहाँ पे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा चीज़ें समझ आती भी नहीं है। आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड सो मैनी थिंग्स देयर, और उनको तो मुझसे तो खैर ज़्यादा ही तजुर्बा होगा, वो भी चुनाव जीत के आई हैं, और उनकी फैमिली भी उनको गाइड करती होगी, उनको लगता है कुछ लाएंगी पार्टी में जान, तो हो सकता है लेके आए, बट कितनी लाएंगी, कितनी ला सकती हैं जान, वो जो पार्टी बिल्कुल ही कितनी जान लाएंगी, वो भी सोचने वाली बात है ना, पर कोशिश तो सबको करनी चाहिए। अच्छा, राय कंगना जी, ऐसा मुझे लगता कोई आदमी ने इसके बारे में राय ही नहीं है, राय सबके बारे में और पक्की राय है। आपकी राय किसी के बारे में बदली भी है कभी लाइफ में? ऐसा नहीं है कि मेरा हर एक के बारे में राय है, ऐसा भी नहीं है कि आई एम अ वेरी जजमेंटल पर्सन। प्रत्यक्ष है ये चीज़ें, तो आप उनके बारे में पूछ रहे हैं जो सामने ही रहते हैं हमेशा, पर एट द सेम टाइम मेरी लोगों के बारे में राय भी चेंज होती है, जो कुछ हटके करते हैं, अलग करते हैं, प्रूव मी रॉन्ग। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो पिछले 10 साल में कुछ भी कंसिस्टेंट है अपने कॉमेडी शो के साथ में। मेरा सबसे फेवरेट उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट वही है जब वो सारे भगवानों के फोटो लेके पहुंचे थे पार्लियामेंट, सारे भगवानों के नाम, और वो कहते कि ये सब अभय मुद्रा में है, ये कांग्रेस के सारे जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है। जब मुझे थोड़ा लो फील होता है ना लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि राहुल गांधी भी तो है,
यहां तक भी ठीक है, लेकिन इसी इंसिडेंट पर वो जो अभय मुद्रा बता रहे थे, आपने कमेंट किया कि ही शुड बी टेस्टेड फॉर ड्रग्स। वाज दैट अ सीरियस कमेंट? थोड़ा absurd तो था, आई थिंक he that day was very absurd, so I got little concerned about it, but I'm sure कि he is a responsible person and ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली उस दिन जिस तरह की अब्सर्डिटीज हुई थी पार्लियामेंट में, तो सभी के मन में ये विचार था कि ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ पा रहा था। आपने फिल्म इंडस्ट्री में या इन जनरल लाइफ में क्या सबसे खराब चीज फेस की है? मतलब कोई बहुत डिराइडिंग बात, कि भाई जैसे ब्यूटी विद ब्रेन्स, ऐसा कुछ नहीं होता, कंगना कैन बी अ ब्रिलियंट एक्टर बट शी कैन नॉट डायरेक्ट, ऐसी बातें होती हैं? मेरे बारे में तो इस तरह की बातें करी कंप्लीटली जो एक हमारे फील्ड है उसको मॉक करना, हमें ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना और कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द फैक्ट कि चाहे मैं एक राइटर हूँ, चाहे मैं फिल्म मेकर हूँ, चाहे मैं प्रोड्यूसर हूँ, नो रिगार्ड टू दैट फैक्ट। तो ये तो होता ही है, महिलाओं को जो है वो सेक्सिज्म का सामना करना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप कोई भी काम करती हो, लेकिन फिर भी आपको सेक्सुअलाइज किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट चेंज अबाउट आवर सोसाइटी। आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप आप एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाएं, वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? देखिए, मैं वही कहूँगी कि जो छोटे शहरों की जो सोच रहती है, और आप उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे थे, अभी जो है एक फिल्मों को, चाहे वो क्वीन जैसी फिल्में आई हों या कुछ और भी फिल्में आई हों, मिशन मंगल हो गया, अब अलग तरह की फिल्में आती हैं। लेकिन जो उस ज़माने में जो फिल्में आती थी और उस ज़माने में जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनने को मिलता था 80s में, आप देख सकते हैं कि सब स्टार्स जो है दाऊद के साथ घूमते थे और एक्ट्रेसेस को जो है दुबई बुलाया जाता था और इस तरह से जो है टॉर्चर किया जाता था, चाहे अबू सलीम के साथ में कोई एक्ट्रेसेस भागी हो पुलिस की गिरफ्त से, या बाकी जो टाडा के केसेस हों या आर्म्स के केस जो भी हो, हम देखिए हम सबको पता है कि 90s में बॉलीवुड के क्या हाल थे। तो नेचुरल सी बात है कि कौन माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं ऐसी जगह पे जाएं। आप देखें कि अक्सर जो है फिल्म एक्ट्रेसेस के माता पिता उनके साथ में घूमते हैं, लेकिन हम लोग अब जमींदार बैकग्राउंड से हैं, खासकर जो लोग होंगे जमींदार बैकग्राउंड से, जैसे आप हरियाणा में जमींदारों को देखते हैं या कुछ ऐसे, तो उस तरह से हमारा बैकग्राउंड है। तो मेरे माता पिता ना, आपने देखा होगा, कभी मुंबई में नहीं रहे, ना कभी किसी सेट पे आए, तो मैं अकेली ही हूँ। जब से मैं 15-16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बीच में मेरी बहन की जब तक शादी नहीं हुई थी तो वो मेरे साथ थी। तो मैं अपनी मम्मी को हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा हीरोइनों की मम्मियाँ इतनी फेमस होती हैं कि बेबी को ये दो, बेबी को वो दो। मैंने कहा आप कैसे मम्मी हो? मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपको भी तो हीरोइन की मम्मी की तरह बिहेव करना चाहिए। वो अपना खेती करती रहती हैं, कहती तुम्हारे शलगम उग गए, मैं शलगम भेज देती हूँ, मूली भेज देती हूँ। मैंने कहा तो ऐसी हमारी फैमिली है, बिल्कुल गांव के जैसे लोग होते हैं, उनको अभी भी कोई मोह नहीं। तो उस तरह के बैकग्राउंड से आना मुश्किल तो होती है। और आपने कोई, ऑब्वियसली आपके फादर, आपकी फैमिली फिल्मों से कोसों कोसों दूर थी, लेकिन सस्टेनेंस के लिए, मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए, और आप बहुत छोटी उम्र की थी उस वक्त, आपने अपने परिवार से कोई हेल्प भी नहीं ली कभी? मेरे परिवार से देखिए हेल्प लेने की कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे पता था मैं मुंबई जाऊंगी या हीरोइन बनूंगी। मैं स्कूल छोड़ दिया था मैंने, तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि भाई तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? तो मैंने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे आई वांट टू डू समथिंग इन आर्ट्स। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैं थिएटर करने लग गई दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो खैर वहाँ तो मैं लाजपत नगर में एक कमरे में रह रही थी, 5-6 लड़कियाँ वहाँ, तो 5,000 रुपया किराया था उसका, ब्रेड और अचार हम सुबह खाते थे। तो पैसों का तो मुझे एलिट एजेंसी से मैं कुछ काम मिल जाता था छोटा मोटा, वो तो पैसों का तो नहीं था। लेकिन मेरे फादर और मदर को ये बहुत दुख हुआ कि ये एक जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि ड्रॉप आउट हो गया इसका, पर उनको ये पता नहीं था कि अब ये जाएगी नहीं स्कूल वापस, अब ये पढ़ेगी नहीं, तो ये हमारी फैमिली की पहली अनपढ़ होगी। क्योंकि मेरे परदादा भी उस टाइम पे ब्रिटिश के क्लर्क थे, तो वो भी एजुकेटेड थे। सोचो जिस जमाने में कोई एजुकेटेड नहीं होता, तो मैं अपनी फैमिली की पहली अनपढ़ हूँ।
तो उनको इस बात का बड़ा शौक लगा कि इसने ड्रॉप आउट कर दिया। और मेरी सिस्टर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी है, क्लिनिकल रिसर्च है, पीएचडी है। मेरा ब्रदर जो मैकेनिकल इंजीनियर है, ही इज अ कमर्शियल पायलट। तो हमारी पूरी फैमिली जो है, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो एक डायरेक्टर ऑफ खादी बोर्ड थे, आईएएस दर्जे के ऑफिसर थे। सो मेरी मम्मा खुद टीचर हैं। तो मतलब हमारी फैमिली बहुत एजुकेटेड फैमिली है। तो उसमें से एक बच्चा ऐसा निकला जो स्कूल ही नहीं जाना चाहता। तो उनको बहुत ठेस पहुंची कि ये स्कूल छोड़ दिया इसने। पर उसके बाद जो जो होना था उससे उनको और बहुत ठेस लगनी थी। बट उनका उसको कोई आइडिया नहीं था। तो पैसे का ऐसा नहीं था, मैं फकीर टाइप मेरा लाइफ था। लेकिन मेरा जो दिमाग घुमा हुआ था वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम। कभी उस पूरे स्ट्रगल के दौर में आपको ये लगा कि मतलब आप ही पहले तो आप मानते हैं कि आपने स्ट्रगल किया, मुंबई जो जाता है वो कहते हैं कि जिसने स्ट्रगल नहीं किया वो क्या जाने, तो आपका एक स्ट्रगलिंग का पीरियड था। कभी उसमें ऐसा मौका आया हो कि नहीं चलो वापस चलते हैं, नहीं हो रहा अब? ऐसा तो नहीं हुआ मुझे कि मैं वापस जाऊं, क्योंकि एक मैं निकल चुकी थी। पर ऐसा मुझे ज़रूर लगता था कि जैसे जैसे मुझे एक मौका मिला गैंगस्टर्स से, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ठीक है आपकी गाड़ी पटरी पे आगे, उसी लाइन पे आपको संघर्ष करना है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब से मैंने घर छोड़ा था उसके बाद में जो मैं भटक रही थी, चाहे मैं मॉडलिंग कर रही थी, चाहे मैं कुछ करने की कोशिश कर रही थी कुछ, वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कुछ होगा भी या नहीं। पहली फिल्म मिलने से पहले? हाँ, उसके बीच में जो 1-2 साल का टाइम था, जब मुझे ऑडिशंस तो मैं देती रहती थी, तो मुझे लगता था 99% जो है मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि आई विल प्रोबेबली डाई इन द क्राउड, लाइक यू नो, लाइक समबडी जो कि जस्ट डिसअपियर्ड। क्योंकि मुझे कुछ आई कुड नॉट रैप माई हेड अराउंड कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ। इसका कोई सिस्टम भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे नीट का एग्ज़ाम दे दो, हमारे वहाँ पे कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल में, तो कुछ भी नहीं। फिर कोई मैनेजर आते हैं, कुछ एजेंट्स आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो एक थी मुझ में उस जो वो जो दौर था और वो जो मेरी उम्र थी, उस उम्र में और उस दौर ने ना मुझे बहुत ज़्यादा पका सा दिया, मतलब मैच्योर कर दिया बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना, बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी पढ़ना, बहुत ज़्यादा पोइट्रीज़ पढ़ना, गम की बहुत शायरियाँ करना, ये सब करके, बिकॉज आई वॉज कन्विंस्ड कि मे बी आई विल नॉट मेक इट इन दिस लाइफ टाइम। आई वॉज क्वाइट कन्विंस्ड, जिस तरह से मैं हालात थे और ये था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो एक चीज़ थी जो मुझे जीने नहीं देती थी, जो एक जुनून था, जिसकी मुझे डायरेक्शन नहीं थी कि कहाँ मुझे लेके जा रहा है ये जुनून। इट वॉज ऐसा नहीं था कि मेरा उस पर कुछ जोर चलता था, वो जुनून था। आपने दुश्वारियां भी देखी हैं, डाउन्स भी देखे हैं, आपने हाई भी देखा है, आपने स्टारडम भी देखा है, आपने स्ट्रगल भी देखा है। तो जब स्ट्रगल के बाद वो स्टारडम मिला तो आया होगा ना, चलो अब पहुंच गए, अब आ गए। जब क्वीन रिलीज हुई, जो आपको एक्कोलेट्स मिले थे उस वक्त, मैंने फिल्म देखी थी, अब दुनिया आपकी बात करती थी उस वक्त, मन में तो आया होगा चलो भाई हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया? मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। इनफैक्ट क्वीन देखने के बाद और जो इतना मुझे सक्सेस मिला और इतना ज़्यादा, उसके बाद तनु वेड्स मनु आई, उसके बाद जो भी मुझे सक्सेस मिला, तो मुझे एक और गंभीरता मुझ में आई। वो गंभीरता मुझ में इस चीज़ को लेके आई कि ये होता है सक्सेस, इसको कहते हैं सफलता। मैं तो सोचती थी कोई बड़ी महान चीज़ है, तो मुझे लगा कि ये है सफलता, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा ये इसमें क्या बात है, और मुझे जो है उससे मेरा मन उचट गया बिल्कुल। तो मुझे लगा कि, और मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पहुँच के खुश हो जाएंगे या वहाँ पहुँच के खुश हो जाएंगे, ये सब आपके मन का भ्रम है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं और आप अभी जो है अपने आप को एंगेज नहीं करते अपने मोह में, आप कभी लाइफ में खुश नहीं होंगे। आप कभी भी जिंदगी में वो एक मौका नहीं आने वाला है। तो ये हमारे मन का भ्रम होता है, यहाँ पहुँच के होंगे, वहाँ पहुँच के वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे प्रियंका चोपड़ा जी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि भाई इस इनइक्वालिटी को उन्होंने उठाया था कि हम फीमेल स्टार्स या फीमेल आर्टिस्ट जो है वो आज भी वाई डोंट वी कमांड दैट मनी जो एक मेल सुपरस्टार को मिलता है। ऐसा क्या अभी भी है? नेचुरली मेल सुपरस्टार जितना चार्ज करते हैं उतना एक्ट्रेसेस नहीं चार्ज करती हैं और ना ही कर पाती हैं। उसके कई वेरिएबल्स हैं, उसके कई आई से एक हर फील्ड का, हर बिजनेस का एक अपना मैथमेटिक्स होता है, अपना कॉमर्स होता है, तो उसके बेस्ड है वो।
उसकी कोई आलोचना करने की बात नहीं डोंट है। थिंक दैट्स अनफेयर? ऑफ कोर्स इट इज़ अनफेयर, इट इज़ अनफेयर। लेकिन अगर आप देखें कि हमारी जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस है वो 80% या 90% मेल है। अगर वही 80% या 90% बच्चे हों तो बच्चों का ही ज़्यादा किरदार रहेगा, बच्चों के ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल रहेंगे, उन्हीं को सबसे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। तो ये तो एक सोशल का एक जो हमारा हमारा जो समाज है उसका एक मैक्रो और माइक्रोकॉस्म का एक वो है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फिल्मों में है। फिल्में एक समाज की रिफ्लेक्शन है। तो जितना महिलाओं का समाज में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जितना वो अपने घर से स्टेप आउट करेंगी, जितनी वो कहानियों से रिलेट करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी, जितना समाज को लगेगा कि हाँ यार ऐसी तो हमने भी जो है देखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर इंडिया इतनी सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि आजकल के ज़माने में अगर मदर इंडिया आए या प्यासा आए या इस तरह की फिल्में आए जिस तरह की उस टाइम पे सुपर हिट हुआ करती थी, गाइड, तो चलेंगी क्या आजकल? नहीं चलेंगी। कौन है आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार टिल डेट, आज तक जो सबसे बड़ा स्टार हुआ? आई थिंक हमने जो कहानियां अब हमारा जो वक्त है वो वैसा स्टार्स वाला तो है नहीं, अब एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल। लेकिन जो पुरानियां जो हमने कहानियां जो सुनी है, आई थिंक राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत कहानियां सुनते हैं कि उनकी एक एक टाइम पे 6-6 फिल्में लगती थी, 6-6 ही गोल्डन जुबली होती थी और भीड़ उमड़ती थी उनको देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, कई किलोमीटर तक की। तो वो एक अलग दुनिया थी, अलग वो और था। एक्ट्रेसेस में से? एक्ट्रेसेस में से आई थिंक सभी एक्ट्रेसेस में से तो काफ़ी रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। बट मेरी पर्सनल अगर आप फेवरेट पूछे तो मुझे वैजयंती माला जी बहुत पसंद है। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, कोई पावर के लिए आता है, सब लोगों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत है पॉलिटिक्स में ही, कोई पैसा बनाने के लिए आता है, फैक्ट है लाइफ का, ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल देश सेवा के लिए आते हैं, जो कुछ बदलने के लिए आते हैं। आप ने कभी सोचा कि मैं अपने इस अब जो मुझे मिला है इसके जरिए ये परिवर्तन ला सकती हूँ? सोसाइटी में मैं यही कहूँगी कि जो हम जो पहाड़ों के लोग हैं उनके इतनी मेन स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशन है नहीं, चाहे वो हम हिमाचल के लोग हो गए, उत्तराखंड के हो गए या नॉर्थ ईस्ट के हो गए। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर फोर फ्रंट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और हमारे जो लोग हैं उनकी वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं आगे मैं रख सकूँ। तो इतना सा ही मेरा है। बाकी कोई ऐसा कहें कि कोई बहुत लार्जर देन लाइफ एम्बिशन है पॉलिटिक्स को लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, अगर उनकी इतना मतलब एक होता ना कि एक फ़ैन फॉलोइंग है, हम लोग उनके फैंस हैं हम लोग। तो अगर उनके फ़ैन नहीं होते, वो नेतृत्व अगर वो नहीं होते, हम चाहे मैं कहती हूँ चाहे बीजेपी ही होती, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी नहीं होते, जितना उन पे विश्वास है और जितना उनके काम को लेके सहानुभूति भी है कि भाई अगर हम भी अपने हिसाब से कुछ कर सके, किसी तरह से हिस्सा बन पाए, तो शायद मैं पॉलिटिक्स में आती भी नहीं। क्योंकि वही हैं जिन पे हमें भरोसा है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और एक बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते हैं, उनके करके हम पॉलिटिक्स में आए हैं। आपको पता है ये हेडलाइन कैसी बन सकती है कि अगर मोदी नहीं होते तो मैं बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करती? तो इसमें क्या बुरी बात है? ठीक है। ट्रू कंगना, सिनेमा, पॉलिटिक्स, लाइफ, बहुत सारे मुद्दों पर कंगना रनौत जी के विचार आपने जाने और हर बार की तरह उन्होंने कुछ चौंकाया, कुछ हंसाया, कुछ धमकाया, लेकिन बड़ा मजा आया। कंगना जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।